कि हीरा गोल्ड जो बहुत बड़ा स्कैम रहा इंडिया के अंदर। तेलंगाना पुलिस ने हीरा गोल्ड स्कैम केस की मुल्जिमान नौयरा शेख पर ईडी अटैच प्रॉपर्टी बेचने का नया आरोप। 1.90 करोड़ की चीटिंग केस में एफआईआर दर्ज। हीरा गोल्ड का मामला क्या है, लगातार बहुत वक्त से आप देख रहे होंगे कि हीरा गोल्ड का एक मामला चला आ रहा है, जिसके पीछे ये जो एडवोकेट शानिल आई ये दौड़ रहे हैं। ये लगातार जो है तो लोग वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि यार कब मेरा पैसा मिलेगा, मेरी गाड़ी कमाई थी, मेहनत की जो मैंने लगाई थी, तो ये पैसा लोगों को कब मिलेगा। सर सबसे पहला सवाल लोगों के जहन में आता है। वहाँ से लेकर 2012 से 2018-19 तक भी इनके ऊपर सीसीएस डिपार्टमेंट में, क्राइम डिपार्टमेंट है तेलंगाना में, हैदराबाद में, जिन्होंने एफआईआर दर्ज की थी इस पर। वहाँ पर भी ये बेल पे 11 लाख इन्वेस्टर्स का पैसा ऑफ द रिकॉर्ड अगर आप कैलकुलेट करें, टोटल कितने बताया? 11 लाख इन्वेस्टर्स, जिसके कम से कम 50,000 करोड़ का स्कैम होता है, क्योंकि उसने गरीब लोगों की गाड़ी कमाई, अपने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट किए, प्रॉपर्टीज बनाई, अपने भाई के नाम पे, बेटों के नाम पे, बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टीज की। और ये लेडी, ये ऑफ द रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, ऐसा मुझे सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि ये उनकी 5th मैरिज है। सतर्क रहते हुए हमने सबसे पहले मुंबई पुलिस पे भरोसा किया और एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद ये 2.5 साल जेल में रही। तो अभी 96 प्रॉपर्टीज है, इसमें से बिकी की कुछ बिकी है या नहीं कुछ? अभी 2020 से लगातार ऐसे मामले चल रहे हैं सर, ना तो वो अरेस्ट होती है तो निकल के बाहर आ जाती है, सारे लोग उसके चीज़ों के लॉरेंस लग रहे हैं। तो अब कहाँ जाए? जैसे इंडिया के अंदर मैं अगर एक इंडियन सिटीजन हूँ, मैं हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाकर के वहाँ पे न्याय के लिए अपेक्षा करूँगा। अब मैं कहाँ जाऊँ अगर सुप्रीम कोर्ट में भी मुझे न्याय नहीं मिलेगा? देखिए, आप समझदार हैं, आप एक पत्रकार हैं, आप चाहते हैं आपके शब्द मेरे मुंह में डाल के आप जवाब दिलवाना चाहते हैं, तो शायद मैं ऐसा इतना नासमझ तो नहीं हूँ। इस बार हम लोग साथ में है मेरे बात करने के लिए एडवोकेट शानिल इलाही, और शानिल इलाही का तारुफ इस तरीके से मैं करवाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जैसे कि मुंबई से लेकर के दिल्ली तक पहुंचने का काम इन्होंने किया है। और एडवोकेट शानिल इलाही फिलहाल जो मैं बताऊँ आपको कि हीरा गोल्ड जो बहुत बड़ा स्कैम रहा इंडिया के अंदर, इसको लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं और काफ़ी सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस बीच में काफ़ी सारी धमकी के मामले, उसके अलावा लगातार दिल्ली जाना, सुप्रीम कोर्ट जाना, वहाँ पर हियरिंग्स लेना, ये तमाम चीज़ों के लिए एडवोकेट शानिल इलाही मेरे साथ है। इनसे मैं बात करूँ क्योंकि मामला बड़ा गंभीर सा चला रहा है, क्योंकि अभी 6 फरवरी को एक मामला दर्ज हुआ है डोंगरी पुलिस स्टेशन में, जिसके अंदर जो जिनके ऊपर आरोप है, नौयरा शेख और अख्तर मोदक, ऐसे 2 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है 6 तारीख को, 6 फरवरी को। और क्योंकि जो आलिया शफी शेख है, जो कंप्लेनेंट है, उसने 2014 में 21,25,000 रुपये की रकम जो है इन्वेस्ट करी थी हीरा गोल्ड में। अब मैं आपको बता दूं कि हीरा गोल्ड का मामला क्या है। लगातार बहुत वक्त से आप देख रहे होंगे कि हीरा गोल्ड का एक मामला चला आ रहा है, जिसके पीछे ये जो एडवोकेट शानिल आई ये दौड़ रहे हैं। और क्यों ये सारी तमाम चीज़ें डिले हो रही है, जो कंप्लेनेंट्स है वो परेशान है कि क्या होगा। टोटल अमाउंट में आपको अगर बताऊं तो जो रिकॉर्ड पर है वो 6,000 करोड़ का मामला है। और अगर ऑफ द रिकॉर्ड बात किया जाए, जो चर्चा चलती है या जो बात चलती है, वो करीब 50,000 करोड़ रुपए का मामला ये है। अब इसमें टोटल ईडी के इन्वेस्टिगेशन के बाद जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो अब तक का 96 प्रॉपर्टी जो है वो सीज है ईडी के पास और ऑक्शन के लिए लगी हुई है। उसकी करीब करीब कीमत मुझे लगता है कि करीब 10,000 करोड़ की अप्रोक्सीमेट होगी। तो बहुत स्वागत है सर आपका नुक्कड़ न्यूज़ के ऊपर। ये लगातार जो है तो लोग वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि यार कब मेरा पैसा मिलेगा, मेरी गाड़ी कमाई थी, मेहनत की जो मैंने लगाई थी, तो ये पैसा लोगों को कब मिलेगा। सर सबसे पहला सवाल लोगों के जहन में आता है। देखिए, कैसा है कि मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, 2018 में ये स्कैम ओपन हुआ था, लोगों के बीच आया था, चर्चाओं में आया था, जब सबसे पहली एफआईआर जेजे पुलिस स्टेशन में हुई थी, 78/2018 में हुई थी, जिसके कंप्लेनेंट थे शानिल इलाही, हारून शेख। तो एट द टाइम वो एफआईआर को मैं लीड कर रहा था उनके साथ, और उसके साथ जब देश में हलचल मच गई, जब ये एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद तमाम देश में अब तक की 40 से 45 एफआईआर दर्ज हुई थी। और मैं ये कहना चाहूँगा, इससे पहले 2012 में भी उनके ऊपर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी एक चीटिंग का मुकदमा दर्ज कराया था इनके ऊपर। और वहाँ से लेकर 2012 से 2018-19 तक भी इनके ऊपर सीसीएस डिपार्टमेंट में, क्राइम डिपार्टमेंट है तेलंगाना में, हैदराबाद में, जिन्होंने एफआईआर दर्ज की थी इस पर। वहाँ पर भी ये बेल में है।
ये चीटिंग के मामले में चीटिंग के मामले हुआ में था। नोएरा शेख ने लोगों को ये बताया कि मैं एक महिला हूं और अपने आप को बहुत जैसे इस्लाम धर्म में कोई मुतवल्ली रहते हैं, कोई एक सीनियर स्कॉलर रहते हैं, अपने आप को ये कहते हैं, धर्म के बारे में ज्यादा नॉलेज होता है, तो अपने आप को इस तरह से उन्होंने आलिमा बताया, स्कॉलर बताया और एक तरीके से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई और कहीं ना कहीं उनकी एक गाड़ी कमाई। ये 1 लाख पे 3,000 देती थी। बहरहाल 11 लाख इन्वेस्टर्स थे इसमें। 11 लाख इन्वेस्टर्स का पैसा ऑफ द रिकॉर्ड अगर आप कैलकुलेट करें, टोटल कितने बताया आपने? 11 लाख 11 लाख। इन्वेस्टर्स, जिसके कम से कम 50,000 करोड़ का स्कैम होता है। ये देश का सबसे बड़ा स्कैम है अगर सही तरीके से नोएरा से पूछताछ की ये जाए। जो हर्षद मेहता वाला जो इसके पहले जो स्कैम जो हुए हैं, फिर वो तेलगी वाला जो एक मामला हुआ था, क्या ये उसके लेवल में है या उससे भी ऊपर है? ये उससे भी ऊपर है, इससे भी ऊपर है। लेकिन नोएरा शेख आज सलाखों के पीछे से क्यों बच रही है? आखिर कौन है उनके पीछे जो उन्हें बचा रहा है? सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा होगा हाल ही में कि इस केस की जो अगुवाई कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो ईडी कर रही है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, और वो अपनी पुरजोर कोशिश कर रही है कि प्रॉपर्टी को किसी तरह से ऑक्शन किया जाए। लेकिन ये क्रिमिनल लेडी, मैं इसे क्रिमिनल कहना चाहूंगा, बिगेस्ट लायर। वो डॉक्टर है, क्या बात करते कौन हैं कहता है आप? डॉक्टर? डॉक्टर नोएरा शेख नाम लगता है, आप क्रिमिनल कह रहे आप हो? नाम लगा के कुछ भी, मैं क्रिमिनल की उपाधि दे रहा हूं ना उसे। डॉक्टर है? शी इज, आई डोंट नो, शी इज अ डॉक्टर और शी इज अ लायर और शी इज अ क्रिमिनल, आई डोंट नो। लायर या लॉयर? लायर, Liar. शी इज अ बिगेस्ट लायर, बिगेस्ट स्कैमर, और हर प्लेस इज द बिहाइंड द बार, नॉट इवन आउटसाइड। क्योंकि उसने गरीब लोगों की गाड़ी कमाई, अपने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट किए, प्रॉपर्टीज बनाई, अपने भाई के नाम पे, बेटों के नाम पे, बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टीज की। और ये लेडी, ये ऑफ द रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, ऐसा मुझे सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि ये उनकी 5th मैरिज है नोएरा शेख की नोएरा 5वीं शेख शादी। की। ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर है, दैट इज नॉट कंफर्मेशन, बट पता है। तो और वो जिनसे अब शादी की उनका नाम समर शेख है, वो हरियाणा के रहीवासी है। आप ये बताएं मुझे कि नोएरा शेख की आखिर क्या मजबूरी है? लोगों को धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाया, गरीबों की गाड़ी कमाई लेकर आज तक पैसा रिटर्न नहीं दे रही है। अब वो तो हमारी सुनिए, लोग मुझे पहले धमकाते थे, हाथ उठाने तक आ गए, मुझ पे अटैक किया, मुझे जान से मारने की कोशिश की, यही नोएरा ने। आखिर क्यों? क्योंकि ये चाहती थी ये केस दब जाए और मैं शांति से इस देश से छोड़ के भाग जाऊं, जैसे नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या देश छोड़ के भाग गए, उसमें एक नाम इसका भी जुड़ता। लेकिन सतर्क रहते हुए हमने सबसे पहले मुंबई पुलिस पे भरोसा किया और एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद ये 2.5 साल जेल में रही। ये जेल में रही, तमाम जेलों की रिमांड कस्टडी में ये घूमती रही। उसके बाद कहीं पे इन्होंने 2 करोड़ डिपॉजिट किए, कहीं पे 50 लाख किए, कहीं पे 25 लाख किए, अपनी श्योरिटी देती रही कि मैं भागूंगी नहीं देश छोड़ के। लेकिन मैं ये बतला दूं कि अब तक 96 प्रॉपर्टी सीज हैं, ऑक्शन प्रोसीडिंग चल रही है, ईडी ने अपने एफिडेविट फाइल किए हैं, एसएफआईओ के पास क्लेम फाइल हो रहे हैं। लेकिन ये नोएरा पैसे देने में क्यों असमंजस है, क्यों नहीं दे रही है, क्यों असफल है ये लेडी? आखिर इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं जो नोएरा आज इस मुकाम पर है? या आपको सवाल पूछना है, आप पत्रकार लोग हैं। सवाल तो रहेंगे मेरे, जैसे 96 प्रॉपर्टी आप बता रहे हैं कि सीज्ड है ना? अब ये प्रॉपर्टी ईडी अटैच कर करके सीज कर रही है, तो अभी जो 96 प्रॉपर्टीज है, इसमें से बिकी की कुछ बिकी है या नहीं? कुछ प्रॉपर्टी बिकी है, लास्ट डेट को भी अराउंड समथिंग, आई डोंट हैव द प्रॉपर कैलकुलेशन, लेकिन लास्ट डेट को भी एक जो बिकी थी 19 करोड़ की एक प्रॉपर्टी बिकी थी। उसमें भी ये जालसाज लेडी, ये क्रिमिनल लेडी, ये स्कैमर लेडी, ये क्या करती है? उल्वे में हाल ही में डेल्टा टावर में 4 फ्लैट थे, 1401, 1402, 1403, 1404। अच्छा, वो ईडी के अटैच प्रॉपर्टी इसने एक वहां के कोई कॉन्ट्रैक्टर है उन्हें बेच दी, मुश्ताक उनका नाम है, उन्हें बेच दिया, और उनसे 4 करोड़ में डील होती है। डील करने वाले इसी के बंदे जो अपने आप को एडवोकेट भी कहते हैं, प्रैक्टिशनर भी कहते हैं, और अपने आप को एक तरीका डीलर भी कहते हैं, एजेंट, सब एजेंट कहते हैं। क्या है, मतलब क्या इन सब चीजों में से क्या है वो? आई डोंट नो, शी इज एडवोकेट, शी इज एजेंट, आई थिंक सो। ये मामला उठा था मीडिया में कि किसी को फ्रॉड किया है इस तरीके से, उन्होंने 1 करोड़ 90 लाख रुपए उनसे लिए और नोएरा के अकाउंट में ट्रांसफर कराए। ये केस में हाल ही में मुंबई में एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसपे एबीए डाला गया था। तमन्ना शेख जो इनकी अपने आप को एडवोकेट बताती हैं, और इरफान शेख जो तमन्ना के हस्बैंड है, वो भी अपने आप को एडवोकेट बताते हैं। लेकिन मैं ये बतला दूं, ये सिर्फ
इनके पास मेरे लगता है नोएरा के सिवा और कोई काम नहीं है, क्योंकि नोएरा इन्हें एक गाड़ी जो भी है एक अमाउंट देती है, क्या देती है, जो इन्वेस्टर्स को ये बेवकूफ बना रहे हैं, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज है। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस एनआर बोरकर सर की बेंच ने भी ये ऑर्डर दिया कि आप उन्होंने एक एफिडेविट फाइल किया कि हम 1 करोड़ 90 लाख रुपीस ये मंथ में डिपॉजिट कराएंगे, लेकिन अभी तक नहीं कराए। अगर वो नहीं कराएंगे तो बेल रिजेक्ट हो जाएगी, इन दोनों को भी जेल जाना पड़ेगा। एक सवाल है सर, देखिए सारे चीज़ों के बाद में जो है मामला पहले तो सुलझाने की कोशिश होती है, फिर उसके बाद मामला जाता है ना, नॉर्मली सिटी कोर्ट जाता है, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट जाता है, फिर उसके बाद अगर नहीं वहाँ पे कोई दाल गलती है, नहीं कुछ इंसाफ मिलता तो लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अब उसके बाद तो कुछ चारा बचा नहीं, तो ये कैसा सुप्रीम कोर्ट का ये जो न्याय है, ये कैसी न्यायपालिका चल रही है? क्या 2020 से सुप्रीम कोर्ट पे तो 1, 2, 3 और इस तरीके से ठप करके उड़ जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा जो है कोर्ट है देश का, सबसे बड़ी वहाँ पे ही लोगों को चीज़ें मिलती है। अब ये 2020 से लगातार ऐसे मामले चल रहे हैं सर, ना तो वो अरेस्ट होती है तो निकल के बाहर आ जाती है, सारे लोग उसके चीज़ों पे इग्नोरेंस रख रहे हैं। तो मतलब अब कहाँ जाए? जैसे इंडिया के अंदर मैं अगर एक इंडियन सिटीजन हूँ, मैं हाई कोर्ट उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाकर के वहाँ पे न्याय के लिए अपेक्षा करूंगा। अब मैं कहाँ जाऊँ अगर सुप्रीम कोर्ट में भी मुझे न्याय नहीं मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट में आप ये मत सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पर्डीवाला सर, मैं उन्हें सैल्यूट करना चाहूंगा कि जस्टिस पर्डीवाला सर इस मामले में काफी मेहनत मुशक्कत कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं, उन्होंने हर डेट पे बोला, शी इज अ क्रिमिनल लेडी, इफ शी इज द बिहाइंड द बार then only they are going to give the amount, because earlier जस्टिस मनोज मिश्रा सर थे, जस्टिस मनोज मिश्रा सर के साथ सुंदरेश सर थे, उन्होंने कहा था ये अगर जेल में रहेगी तो ये जेल में रह के पैसा कैसे देगी। जब उनकी बेल हुई वहां पे, अब ईडी ने भी देखिए हाल ही में एक एफिडेविट डाला, ईडी ने भी बताया कि टोटल अमाउंट जो था उस वक्त 645 करोड़ था, उसके बाद 45 करोड़ के बाद उन्होंने बोला नहीं हमारे पास 580 करोड़ है। 580 करोड़ के बात आई तो अचानक इनकी बेल रिजेक्ट होती है। बेल रिजेक्ट होने के बाद उन्होंने क्या कहा कि इनके खिलाफ जितनी भी इन्होंने एक पेटिशन डाली थी, रिक्वेस्ट की थी कि अब हमारे खिलाफ जितनी भी एफआईआर है वो एक जगह क्लब की जाए, वो पेटिशन वो रिजेक्ट कर दी इनकी एप्लीकेशन। फिर उन्होंने एक एप्लीकेशन ये भी डाली थी, कोर्ट ने ये कहा कि जितने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है हर जगह चार्जशीट फाइल करें, इनके खिलाफ केस खिलाएं। एसएफआईओ को कहा कंपनी के तहत जो मुकदमा चलता है इनके खिलाफ आप वो प्रोसीडिंग करें, क्योंकि कोर्ट को भी लगने लगा ये कोर्ट को गुमराह कर रही है। बीच में एक बार इसने कहा कि हमारी जो संस्था है, बैंक है, धर्म परिषद करके कुछ नाम था उसका, और वाराणसी में उसकी ब्रांच थी, इसने कहा उस ब्रांच में अकाउंट में 580 करोड़ आ रहे हैं, इंडियन ओवरसीज समथिंग इस बैंक था। तो जब वो 580 करोड़ ऑन द वे है, कभी ये बताया कि बैंक सर्वर डाउन है, समथिंग एल्स लाइक दैट, ऑन द वे देयर इज नो कलर ऑफ द मनी, ये कहानी चलते रही। लेकिन जब तक पैसे नहीं आए, उस जब बैंक का रिप्लाई आया, तो डेट चल रही थी ना, कभी कुछ बोल रही थी, डेट चल रही की बात चल रही थी, कभी उनका कोई एडवोकेट लेकर के डीडी आ रहा था, ये सब चीजें चली। सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठे क्या नहीं समझ पाते कि खेल चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट में सब चल रहा है, लेकिन आपको पता है किसको पास, किसी क्रिमिनल के पास अगर आज की तारीख में आप पैसा दे दो, उसे निकालने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। लेकिन मैं आपको ये एश्योरेंस दे रहा हूं, मेरी जब तक सांस है, मैं जब तक जिंदा हूं और अल्लाह ने जब तक मेरी हयाती रखी है, मैं इनका पैसा दिलवा के रहूंगा, चाहे मुझे कोई हद तक जाना पड़े। क्योंकि कभी होगा 2000 भाई, अब ये आप ये मुझसे सवाल कर रहे हैं, ये तो आप कोर्ट से करिए। और मैं आज 2018 से लड़ के मैंने एफआईआर वालों का पैसा भी दिलवा दिया, ये आपकी बात के अनुसार बता रहा हूँ मैं। कितने लोगों का पैसा अब तक मिल चुका? कम से कम एक मेरे ख्याल से एक 25-30 जो एफआईआर थी उनके पैसा मिल गए। और कुछ अमाउंट क्या होगा वो सब जो लोगों को पैसा मिल चुका है? अप्रोक्सीमेट अमाउंट? अप्रोक्सीमेट आप बोल सकते हैं कि एक आधा करोड़ या 4-5 करोड़ के बीच में। 50,000 करोड़ में से 1 करोड़। तो सुनिए ना, किसी के 3 लाख थे, किसी के 5 लाख थे, किसी के 4 लाख थे, किसी के 10 लाख थे, किसी के। ऐसा तो नहीं हुआ कि शान इलाही इन लोगों के पीछे दौड़ रहा है तो एक काम करते इनको देख करके तो शान इलाही भी चुप हो जाएगा? शान इलाही को अगर पैसा मिलता तो शान इलाही आपके सामने बैठा होता? नहीं, जैसे और शान इलाही आपको लगता है कि कितना कमजोर है कि पैसों के दम पर बिक जाएगा शान इलाही? आपको ऐसा लगता है? जो कंप्लेनेंट आपके पास थे, जिनके पैसे आपने बताया कि करीब 1 करोड़ रुपए आप बता रहे के दिलाए, राइट? 1 करोड़ नहीं, ज्यादा ही 4-5-10 करोड़ की पकड़िए, 4-5 करोड़ पकड़िए। तो सवाल मेरा ये है कि ऐसा तो नहीं कि एडवोकेट जो है शान इलाही इन तमाम लोगों का जो है
सरगना बन के आया है। नहीं। इनको एक काम करते, इनको ये पैसा दे देते, तो इनके जब लोगों को पैसा मिल जाएगा तो ये भी चुप हो जाएंगे और एडवोकेट भी मतलब चुप हो जाएंगे, शांत हो हो सकता है जाएंगे। आज आपने मुझसे सवाल किया, हो सकता है कल आप जुडिशरी पे भी सवाल उठाए कि जजेस को भी हम दे देंगे तो काम हो जाएगा। ये क्वेश्चन मार्क है, लोगों की मेंटालिटी की, लोगों की जबान आप नहीं पकड़ सकते। देखिए मेरा काम है काम करना, लोगों को न्याय नहीं, दिलाना। लोगों के बीच में देखिए बात ऐसे चलती है कि ये सब जी। मैनेज करा हुआ है, ओके। नोएडा शेख के बड़े बड़े कॉन्टैक्ट है और करिए नोएडा ना। शेख ने सबको मैनेज कर नोएडा लिया के है। बड़े बड़े कॉन्टेक्ट है तो जेल जाने से क्यों नहीं बची नोएडा? 2.5 से 3 साल जेल में क्यों रही? और अभी भी क्यों बाहर है? अभी भी जस्टिस पर्डीवाला सर ने ईडी को क्लियर ऑर्डर कहा है, इफ शी इज नॉट कोऑपरेटिंग टू यू, इफ शी इज नॉट कमिंग टू द बिहाइंड रजिस्ट्रेशन ऑफिस टू साइन द प्रॉपर्टी ऑन सेल डेट, टेक हर इन द कस्टडी, कभी टेक एप्रोप्रिएट एक्शन सर मुझे अकॉर्डिंग आप विद द बताइए, लॉ। लोगों के पैसे अब तक का पड़े हुए हैं। ईडी बोलती है कि हम प्रॉपर्टी अभी 96 जो इतनी जो प्रॉपर्टी है सीज्ड है, इसमें से आप बता रहे हैं कि एक प्रॉपर्टी बिकी है, कुछ जो भी 90 अमाउंट की बिकी है, क्या उन पैसों को छुट्टा किया गया लोगों को जो है, जो पहले कंप्लेनेंट है सीरीज वाइज देकर के खत्म अब किया आप गया? बताइए, जो लेडी के पास ऐसे सीनियर काउंसिल हैं अपीयर कराने, क्रिमिनल रिट पिटीशन रिजेक्ट होती है, बेल रिजेक्ट होती है, मैटर डिस्पोज होता है, सेकेंड डे एमए एप्लीकेशन फाइल होती है, एमए एप्लीकेशन में रिलीफ लेने के लिए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल सर अपीयर होते हैं, नलिन कौली सर अपीयर होते हैं, तो क्या वो फीस नहीं लेते होंगे? क्या उनकी फीस क्या नॉर्मल फीस जेब से थोड़ी जा रही है, फीस तो पब्लिक के वो जो पैसे हैं मैं वही बता रहा हूँ, इसकी नियत में खोट है ये बंदी की, ये क्रिमिनल लेडी है। पैसे तो इसे देने पड़ेंगे जितने उनके कंप्लेनेंट के पैसे हैं, जिन्होंने क्लेम किया है और जिन्होंने एफआईआर की है, जिनके नहीं मिले, एंड ऑफ द डे उसको पैसा देना ही पड़ेगा, विदाउट उसे रिलीफ नहीं मिलेगी, नहीं तो उसकी सजा सिर्फ जेल है। कोई पॉलिटिकल बैकअप है क्या उसकी वजह से तमाम चीजें डिले हो रही है? क्योंकि इतने लंबे समय तक की सारी चीजें देखिए आप समझदार हैं, आप एक पत्रकार हैं, आप चाहते हैं आपके शब्द मेरे मुंह में डाल के आप जवाब दिलवाना चाहते हैं, तो शायद मैं ऐसा इतना नासमझ तो नहीं हूं, लेकिन आप भी समझदार हैं, पॉलिटिकल है नहीं है, अगर ना होते तो ये बची नहीं होती। क्या लगता है ना होते कौन कौन लोग ऐसे हैं? क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, मैं नाम तो किसी का भी नहीं ले सकता, लेकिन जानते हैं आप, ऑन कैमरा नहीं बोलेंगे, जानते हैं। अब सर वो तो पूरी दुनिया जानती है देश में क्या चल रहा है, मैं तो एक छोटा सा एक एडवोकेट हूँ सर, मेरी पहुंच कहाँ, मुंबई से एक दिल्ली तक, दिल्ली से मैं बताता हूँ कि आप इतने टाइम से जो है ये सब मामले के लिए दौड़ रहे हैं। एडवोकेट जो शान इलाही है उसको फाइनेंस कौन कर रहा है? मुझे फाइनेंस की क्या जरूरत है? जो कंप्लेंट होती अभी है, जो कंप्लेनेंट है आपके, हाँ। क्या आप आपके जेब के पैसा लगा के जाते हैं? जो आपके क्लाइंट्स है वो आपको टिकट्स वगैरह देते हैं? क्योंकि देखिए इतने लंबे समय से किसी एडवोकेट का दौड़ना ना, एक दिन मैंने यहाँ तक के देखा कि रमजान वगैरह के महीने में आप रोजा रख करके जो है सुप्रीम कोर्ट में थे, मैं चौंका था उस वीडियो को देख करके। तो वो तमाम चीजों को देखते हुए मेरा सवाल है कि एडवोकेट शान इलाही इतना मतलब सब चीजों को देखते हुए फिर क्या ये सब कर रहा है, या लोग बैकअप भी कर रहे हैं आपको? जो आपके कंप्लेंट है वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं क्या? कंप्लेनेंट का क्या होता है, जब कहीं इंटरवीन एप्लीकेशन फाइल करनी होती है तो लोग जो भी लीगल एक्सपेंसेस लगते हैं वो मुझे देते हैं, वो लीगल एक्सपेंसेस के मद्देनजर मैं सुप्रीम कोर्ट जाता हूँ, उनकी फाइलिंग करवाता हूँ, अपीयरेंस देता हूँ, आर्ग्यू करना है तो आर्ग्यू भी करता हूँ उस मैटर में। अच्छा, धमकियां आपको आती थी, आपको बीच में जो है स्टैपिंग वगैरह हुई थी, मामला भी दर्ज हुआ था, उसके बाद ऐसा कोई चीजें वापस हुई क्या आपके पीछे के? उसके बाद उन सबको पता चल गया ये बंदा जो है जब तक पैसे लेगा नहीं, क्योंकि मेरी नीयत साफ है, मेरा दिल साफ है, मैं तो आपको ऐसे लोगों के नाम बताऊं कि अगर मैंने उनके नाम जाहिर कर दिए जग जाहिर, तो मुंबई में क्या हिंदुस्तान में रह नहीं सकते वो लोग। अपने आप को मौलाना बताए फिरते हैं और लोगों के पैसे खा रहे हैं, मौलाना बताए फिरते हैं, बड़े बड़े स्कॉलर कहते हैं अपने आप को, कहते हैं मैं धर्म का स्कॉलर हूँ, हर महीने में कोई एक नाम कैसे बताओ? कोई एक नाम बताइए ना, जिसमें जब बता रहे कि आप सर्च कर लीजिए ना, उसके बहुत क्लोज हैं, वो कहता है वो मेरी बहन है, वो कहता फिरता है वो मेरी बहन है, और जा जाके वहां से बड़े बड़े अमाउंट ले रहा है और बहन कह रहा है उसे, उसके नाम पर भी उसने 5-10 करोड़ ले लिए। अच्छा, ये जो पैसे तमाम जो बांटे जा रहे हैं मैनेज करने के लिए कोर्ट में एडवोकेट्स को, फिर जो डिपॉजिट वगैरह करना था श्योरिटी के लिए, ये सब पैसे किसके हैं? इन्वेस्टर्स के हैं। तो ये तो ऐसे करते करते तो पैसे खत्म हो रहे हैं। कैसे खत्म हो गए? प्रॉपर्टी हमारे पास है, 96 प्रॉपर्टी हमारे पास है। 96 प्रॉपर्टी, क्या वो 96 प्रॉपर्टी पूरी बेचने के बाद पब्लिक का जो 50,000 करोड़ का जो आप बता रहे हैं, 50,000 करोड़ दैट इज या फिर 6,000 करोड़ की बात करूं, आउट ऑफ द रिकॉर्ड, लेकिन ठीक है 6,000 करोड़ तो रिकॉर्ड पे 6 या 10 96 प्रॉपर्टी बिकने के बाद 6,000 करोड़ बनते हैं क्या?
बनेंगे, प्रॉपर्टी है, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, अगर नहीं बनेंगे तो फिर उसके बाद देखिए कोर्ट ने क्या कहा है। अच्छा सर, सेल क्यों नहीं हो रही प्रॉपर्टी? सेल होना वो भी एक पॉइंट, सेल होना चाहिए। सेल सेल होगी के लिए तब हम जब पैसा आएगा तब बिकेगा, तब नहीं मिलेगा। कुछ बायर डरे हुए हैं, और बायरों को मैं सीधा मैसेज देना चाहता हूँ, आप खुले दिल से आइए और प्रॉपर्टी ऑक्शन हो रही है, लीजिए। कहाँ कहाँ पे? कौन से ये इलाके में? तेलंगाना में है, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी उल्वे में है। उल्वे की जो एरिया है जहाँ पर इसके फ्लैट्स हैं, प्लॉट हैं, और हैदराबाद तेलंगाना के स्थित है, वहां पर इसकी प्रॉपर्टी ज्यादा है। तो आप लेना चाहते हैं खाली आइए। मुंबई और नवी हाँ, मुंबई और तेलंगाना, दो जगह पे है। हैदराबाद। हाँ, तो मतलब ज्यादा नाता मुंबई से था? हाँ, मुंबई से इसकी बेलापुर पे खुद की ऑफिस थी। यहाँ पे इसके 4-5 कुछ शॉप थे, और बिल्डिंगों में कम से कम एक 20 से 25 फ्लैट थे इसके। तो ये सब चीजें वो ईडी ने अटैच की हैं, और ये प्रॉपर्टी बिक भी रही है, और ऑक्शन भी हो रही है, और पैसा एक बार देखो, ये बहुत छोटा स्कैम नहीं, बहुत बड़ा स्कैम है। आप हर्षद मेहता कितना बड़ा का जो हर्षद मेहता का जो स्कैम हुआ था, कितना हर्षद मेहता का भी अराउंड मेरे ख्याल से एक रहेगा, मतलब 20-1,000 करोड़ के ऊपर रहेगा। हाँ, ये तो 50 करोड़, बंटी बबली है, इसे मैं बंटी बबली का नाम देना चाहूंगा। ये अपने आप पे एक नकाब पोश पहनकर पूरी कौम को बदनाम कर रही है। अच्छा, फाइनेंशियल लेवल पे ऐसे ही जो मुस्लिम समुदाय जो लोग हैं, मुस्लिम कम्युनिटी है, फाइनेंशियल आपको पता होगा कि कैसे ऑलरेडी परेशान है ना, अपने रोजी रोटी और तमाम। कुछ लोग स्टेबल है, लेकिन ज्यादातर तबका जो है मुस्लिम समाज का वो फाइनेंशियली परेशान है जी। तो ये कैसे आप इसको देखते हैं कि मुसलमानों में ही रह करके ही मुसलमानों को ठग लेना इस तरीके से, और फिर उसके बाद में अल्लाह रसूल की बात करना, फिर ये लोग वो हैं, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह। लोग वो हैं, इन्हें अल्लाह का डर और खौफ नहीं है। इन्हें सिर्फ ये है दुनिया में मैं किस तरह से लूट लूं, गरीबों की हाय बद्दुआ है, इसलिए आज ये दर बदर की ठोकरें खा रही है। और ये इंशाल्लाह मेरा वादा है, इसकी पूरी प्रॉपर्टी तो बिकेगी बिकेगी, इन्वेस्टर्स का पैसा मिलेगा मिलेगा। लेकिन मैं उन इन्वेस्टर्स से भी एक मैसेज देना चाहता हूं, आप हिम्मत ना हारो, सब्र करो, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। शान-ए इलाही डे 1 2018 से आपके साथ खड़ा है, और आज 2026 है और आपके साथ खड़ा है। कभी कभार मुझे अपनी जेब से भी एक्सपेंसेस लगाने पड़ते हैं, तो मैं करता हूँ। मेरी दिल्ली में एसोसिएट्स हैं, मुंबई में मेरे एडवोकेट्स हैं, जिनकी मदद से मैं काम करता हूँ। वहां पर मुझे आर्ग्यू करना पड़े, आर्ग्यू भी करता हूँ, मेरे लोग आर्ग्यू करते हैं। तो ऐसा नहीं है शान-ए इलाही अकेला, शान-ए इलाही के पास एक लीगली बहुत बड़ी ताकत है, और वो भी चाहते हैं कि इन गरीबों का पैसा मिलना चाहिए, और हमारा भी है, इन गरीबों का पैसा मिलना चाहिए, चाहे वो कंप्लेनेंट हो चाहे वो नॉन कंप्लेनेंट हो। लेकिन आज जिस तरह से इसने बेवकूफ बनाया, हर लोगों की जो उनकी मानसिकता से खेली है ये, फिर उन्हें इस्लाम का धर्म के नाम आड़ में बड़े बड़े मौलानाओं की दुकानें चलाई इसने। कुछ पॉलिटिकल लीडर भी हैं इसके बैकअप पे, नाम आपको बहुत जल्दी पता चलेगा। कुछ नेता लोग भी इसके अपनी रोटी सेक चुके हैं, और कुछ मौलाना जो अपने आप को स्कॉलर कहते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा ये कहते हैं धर्म गुरु कहते हैं, वो सबसे बड़े करप्टेड है। अगर उनके भी अकाउंट छुड़े जाए, उनके बच्चे आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। बताइए मौलाना की सैलरी कितनी होती है? आप मुझे समझाइए ना, कि देखिए मुस्लिम समुदाय के लोग तो ऐसे ही सताए हुए रहते हैं, है ना। कोई कोई रहनुमा या कोई लीडर नहीं है। अगर वोट बैंक की मैं बात करूं तो भी इसी तरीके से लूटने का काम करते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टियों में किसी पर्टिकुलर पार्टी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, बट सब लोग उसको लुभाने की कोशिश करते हैं इलेक्शन का जब टाइम आता है। लेकिन उनके जब मुद्दों की बात आती है मुस्लिम समुदाय के, तो लोग उसको ध्यान नहीं करते, इग्नोरेंस करते, इग्नोर करते हैं। तो ऐसे में मुसलमान जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो सारा करें तो करें क्या, ये बड़ा सवाल लगता है ऐसे। देखिए हमारा मुसलमान जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है, वो सोचती है कि कहीं ना कहीं हम एक पैसा लगा दें। किसी के घर पे कोई जैसे कोई काम करने वाला नहीं होता है, तो वो सोचते हैं कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट वाली कंपनी में पैसा लगा दें, जहां पर कुछ पैसे आते रहे। कुछ जैसे रेंट पे घर दिया जाता है, ऐसे प्रॉफिट वाली स्कीमें बहुत ढूंढते हैं हमारे लोग। कम बोले ना, बैठे बिठाए मेहनत नहीं हो उसमें और पैसा आते रहे, तो ऐसी स्कीमें देखते हैं। और कुछ लोग उनका माइंड वॉश करने वाले कुछ लोग रहते हैं, जो उनसे ऐसी स्कीमों में इंडल्ज कराते हैं, पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, जिसके मद्देनजर उन्हें भी इंटरेस्ट अमाउंट मिलता है। तो मैं कहना चाहता हूँ मुसलमान कम्युनिटी हो या कुछ और हो, ऐसी चिट एंड फंड स्कीम में आप पैसा ना लगाएं, क्योंकि ये खामियाजाना बहुत उठाना पड़ेगा। लेकिन आपको मैं ये वादा दिलाता हूँ कि आने वाले वक्त में इनका पैसा जरूर मिलेगा। देखिए ये रिसेंटली एफआईआर हुई है 73/2026 डोंगरी पुलिस स्टेशन, आलिया सैयद ने एफआईआर की है। ये अब की एफआईआर, ये बंदी ने भी एसएफआईओ में अपनी कंप्लेंट की होगी, क्लेम किए होंगे, लेकिन अब उसे ऐसा लगा कि मैं एफआईआर करूंगी तो मुझे पैसा मिलेगा। तो अंडर सेक्शन 420, 406, 34 के तहत इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इनके भी 21,25,000 रुपए हैं। इन्हें भी हार जक मारकर ये लोग डर रहे हैं।
घबरा रहे हैं कि हमारा पैसा कब मिलेगा। काफी वक्त भी काफी हो- वक्त, और काफी उनकी वक्त भी हो गया। बात जायज है, मैं उनकी बात पे ये नहीं कर रहा हूँ, जायज है। क्योंकि देखिए, मैं अगर जब अच्छा, 2000 आपके ऊपर कभी ऐसा लगा कि यार ये एडवोकेट को हमने इतने वक्त से काम दिया है, क्या कर रहा है ये, लोगों को लगता मैं तो है आज भी अपडेट क्योंकि देता हूँ। क्योंकि कैसा है कि ये तो कोर्ट का मामला है, मामला जब कोर्ट में गया तो कोर्ट के जो फैसले आएंगे उसको तो फॉलो करना पड़ेगा, फिर चाहे वो कोई भी हो, कपिल सिब्बल हो या फिर एडवोकेट शान लाई हो। लेकिन लोगों के मन में ऐसा था कि ये एडवोकेट कुछ काम नहीं कर पा रहा है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, नहीं, लोगों को भरोसा रहा आपके ऊपर। अगर किसी को शान के ऊपर शक है तो शान के हर वीडियो आते हैं, सुप्रीम कोर्ट से आर्ग्यूमेंट से लेके बॉम्बे हाई कोर्ट से, सेशन कोर्ट से लेके अपीयरेंस तक। शान के आप नाम देख लीजिए, शान खुद अपीयर होता है, शान खुद दिल्ली जा रहा है। शान ने कभी आपसे बोला क्या कि आप पैसे दीजिए? कुछ लोगों ने, इनके ही लोग थे जो इनकी टीम बनती थी, कुछ लोग कहते थे पैसा मांग रहा है। आप बताइए, फ्री में लीगल एक्सपेंसेस के आप दिल्ली कैसे जाएंगे? फाइलिंग कैसे होगी? ड्राफ्टिंग कैसे होगी? वहां पे क्लरिकल फीस कैसे देंगे? काउंसिल को फीस कैसे देंगे? ये सब चीजें हैं, तो ये कौन देगा? ये जब ये होगा ना, जब थोड़ा बहुत कुछ लीगल एक्सपेंसेस करो। मैं ये पर्सनल, मेरा कोई पर्सनल तो इसमें इंटरेस्ट नहीं, लेकिन हाँ, ये स्कैम जो शुरुआत थी, जब मुझ पर अटैक किया गया था, तो उसके बाद भी मुझे धमकियां, गालियां, ये सब चीजें बहुत आई, जिनके खिलाफ बहुत कंप्लेंटें हुई। सुप्रीम कोर्ट में भी मेंशन किया मैटर को, और यहाँ पर भी साइबर क्राइम में हर जगह पे पुलिस स्टेशन में मैटर हुए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपसे वादा है, मैं एंड वक्त तक आपके साथ लड़ता रहूंगा, आपके पैसों के लिए, बशर्ते आपको सपोर्ट करना होगा, मदद करनी होगी। मैं अकेला बहुत बड़ा वो तो हूं नहीं कि अकेला मैं सब कुछ कर लूंगा। मेरे पीछे आप लोगों का बैकअप की जरूरत है, आपकी दुआएं हैं, तो मैं ये काम कर रहा हूँ। मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, तो मैं आप लोग के लिए लड़ रहा हूँ, तो मुझे क्या पर्सनल इंटरेस्ट है। अच्छा, कभी एडवोकेट शान लाई को ऐसा कोई कॉल या कोई ऐसा मैसेज आया कि चलिए आइए सेटलमेंट करते हैं, आप हट जाओ और हम शान लाई को ये सब चीज का कभी कॉल, हाँ बीच में फोन जरूर आते थे कि केस से हट जाओ, नहीं तो कैप्सूल दे देंगे, फलाना दे देंगे, ये दे देंगे। फिर मैंने उनको जब अपने लहजे में बात की, तो मैंने बोला भाई, तू कैप्सूल दे दे या मेडिसिन दे दे, जो दे दे, अल्लाह ने एक ही जिंदगी लिखी है, मौत आनी है तो बहक आनी है, कोई रोक नहीं सकता। और तेरे कैप्सूल वैप्सूल लेते मैं इतना बड़ा हुआ हूँ, आ तो सही सामने। फिर वो बोलते ना, ये एक डरपोक किस्म के लोग होते हैं जो कैमरे के सामने कभी नहीं आते, ये पीठ पीछे वाया अननोन नंबर से कॉल करते हैं, फिर किसी से मैसेज करवाते हैं। जब इन्हें कॉल जाता है पुलिस स्टेशन से, तो ये अपने आप को बचा, नहीं सर मेरा नहीं था, फलाना था, ये अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते। देखिए, मेरी किसी से कोई प्रॉब्लम, दुश्मनी नहीं है, ना नौहरा से है। नौहरा से भी मेरा एक ही सवाल है, पैसा दे दो आप, हमारा इंसाफ की लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, और मैं 7 साल से लड़ रहा हूँ, और जब तक लड़ रहे हैं, ताउम्र लड़ना पड़े लड़ूंगा, और इनका पैसा मैं दिला के रहूंगा। अभी आखिरी स्टेज क्या चल रहा है? क्योंकि अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में, समय हो गया, हाँ, अब सुप्रीम कोर्ट में, हाँ, सुप्रीम कोर्ट में यही बोला था कि जो 25 करोड़ डिपॉजिट करने हैं, कपिल सिब्बल सर देखिए जो अपीयर हुए, 25 करोड़ सर, 50 करोड़ थे कि आप ये डिपॉजिट कीजिए श्योरिटी के हिसाब से, कि आप 25-50, हम आप पे कैसे भरोसा करें कि हम आपको क्यों अरेस्ट ना करें। सर मेरे पास अगर 6,000 करोड़ का स्कैम किया हूं तो 50 करोड़ दे दूंगा मैं, क्या फर्क पड़ता है मुझे? नहीं तो दे दूंगा, लेकिन वो भाग नहीं सकते, उसके दोनों पासपोर्ट सीज हैं, उसकी प्रॉपर्टी सीज है, उनके बच्चे दर बदर के ठोकरे खा रहे हैं। रिलीफ मिलेगा, लेकिन आज भी वो, आप हाल ही में एक वीडियो आया तो बेंगलोर में छुपी बैठी है, कभी बेंगलोर छुपती है, कभी कन्नड़ छुपती है। पुलिस से, ईडी से और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से कोई छुपा है इंडिया में? छुपा तो नहीं है, लेकिन देखिए, आज नहीं तो कल ये सत्य परेशान हो सकता है। आपको याद है ये बात, सत्य पराजित नहीं होगा, सत्य की जीत होगी। ये मेरे अल्फाज है, लिख लीजिए, आज नहीं तो कल, 6 महीना 1 साल जब भी हो, पैसा देना पड़ेगा, और नहीं देंगे पैसे जरूर मिलेंगे। लेकिन जो ऑन रिकॉर्ड है, जिन्होंने कंप्लेंट फाइल की है, जिन्होंने क्लेम किया है, और जो जिन्होंने जो SFIO है वहां पे जो क्लेम किया है, उनको भी मिलेगा, वो भी उनका ही मिलेगा ना, क्लेम उनका ही, FIR की उनको मिलेगा। अब जो नॉन कंप्लेनेंट है उनका क्या? वो उनका वो है लुकआउट, वो कैसे करेंगे? वो क्या करें? मतलब जैसे किसी को नहीं समझा, वो सब्र करें, वो उनका वो सब्र करें। नौहरा की बात पे ये कहती थी ना, सब्र कीजिए बस, हाँ। मेरी बात पे, मैं दूंगी, मैं झूठी औरत नहीं हूं, वो सब्र करें। और झूठी औरत नहीं है तो झूठी औरत आज आपको बता रही है कि आपको लोहे के चने चबवा रही है झूठी औरत, और आज आप देख लिए क्या कर रही है। आज लोगों को दर बदर की ठोकर, कितने लोग मर गए पैसे। तो ये जो आपकी जो जलन है, ये जो आप जो फ्रस्ट्रेशन या जलन है, क्यों है? गुस्सा है,
ये किस पे है? न्यायपालिका पे है? नौहेरा 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 लेकिन इसके न्यायपालिका, गुंडों पे। लेकिन सर आप समझिए कि नौहेरा तो न्यायपालिका को जो देना है वो दे रही है, न्यायपालिका ने अपना काम बाखूबी बहुत अच्छा क्यों किया arrest है। नहीं है, बाहर क्यों ये घूम रही है प्रॉपर्टी वो? सीज है ना, उसकी प्रॉपर्टी तो बिक रही है ना हमारी। तो नहीं बिकेगी अगर, नहीं नहीं बिकेगी, तो पैसे क्यों नहीं कहाँ से बिकेगी? आएंगे? पैसे जब आएंगे तब प्रॉपर्टी ईडी बिकेगी। इसमें बहुत सक्षम तरीके से मेहनताने तरीके से काम कर रही है। भरोसा करें लोग। भरोसा कर सकते हैं आप। और मैं बायर को भी मैसेज देना चाहूंगा, आप प्रॉपर्टी लीजिए, खरीदिए। आपके ताउन से आप जो प्रॉपर्टी खरीदेंगे आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, और जो पैसा होगा वो इन्वेस्टर को मिलेगा, लेकिन लीगल तरीके से आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, क्लियर टाइटल मिल मिलेगी। जाएगा। और मैं आपकी मदद करूंगा, आप बेफिक्र रहिए। आपको ईडी के पास जाना है, आपको कोर्ट जाना है, मैं लेके चलूंगा, डरने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी बेचना है हमें, इन्वेस्टर्स का पैसा देना है, हमारा मकसद यही है। हमारा ये नहीं है कि लोगों को गुमराह करना है। गुमराह पैसे तो कोर्ट के पास आएंगे, कोर्ट डिस्ट्रीब्यूट ईडी के पास आएंगे, शानेलाई थोड़ी करेगा। अकाउंट नंबर आपके, शानेलाई के पास पैसे आएंगे और शानेलाई, अरे भाई क्लेम आप कर रहे हो, आपका अकाउंट नंबर है, फोन नंबर आपका, शानेलाई का क्या है? कोर्ट में आप दे रहे हो, आपका नंबर है, शानेलाई आपको प्रोसीडिंग में मदद कर रहा है, लीगल वे दिखाना चाह रहा है, आपके पैसे दिलवाना चाह रहा है। लेकिन कुछ लोग आपको गुमराह करना चाह रहे हैं, अरे ऐसा करो वैसा करो। देखो, एंड ऑफ द डे दिमाग आपका है, पैसा है, आप संयम कर रखिए, और इंशाअल्लाह ताला आज नहीं तो कल पैसा जरूर मिलेगा। आप मेहनत करते रहिए। नॉन कंप्लेनेंट क्या करे सर? नॉन कंप्लेनेंट से सब्र कीजिए, क्योंकि वो यही चीज कहते थे कि हमें आपा पे बहुत भरोसा है। आपा पे इतना भरोसा है कि वो झूठ नहीं बोल सकती। आपा ये बोलती थी ना, अपनी छोटी सी मैं बोल के खत्म करूंगा, कि एक राजा के महल में गरीब जाता है तो राजा कहता है तो सोना ले ले, चांदी ले ले, और हीरे ले ले, मोती ले ले। तो जब दूसरे दिन वो जब महल में पहुंचा तो बोले, साहब आपने कहा था हीरा ले ले, चांदी ले ले। बोले, बेटा पब्लिक के सामने था, तूने मेरे कान खुश किए, मैंने तेरे कान खुश किए। ये कान खुश करने की बात थी, तो लोगों के उसने कान खुश किए। और यही रहा, जो आज बेचारे बेकसूर लोग आज फंसे पड़े, मैं उनको भी कहता हूँ अब भी वक्त है, क्लेम करिए। वो बाद में कैलकुलेट होगा, नहीं होगा तो कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे। क्लेम कैसे कर सकते हैं? क्लेम एसएफआईओ में जो क्लेम होता है, आखिरी तारीख तो बहुत वो हो गई, डिले हो गई, मानता हूं मैं इस चीज को। फाइल तो कीजिए, एक्सेप्ट होगा क्या वहां पे? फाइल तो कीजिए, उसके बाद कोर्ट में हम परमिशन डालेंगे। हम भी तो इन्वेस्टर्स है ना, हमने पैसा दिया है ना। हमारे पास वी हैव द रिकॉर्ड ऑफ द चेक, वी हैव द रिकॉर्ड ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी, स्लिप्स आर देयर, एवरीथिंग्स आर देयर। व्हाई यू पीपल आर बहुत सारे देखो इलिटरेट लोग हैं, ज्यादा जानते नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, कैसे करेंगे ऐसे मतलब क्या शानेलाई उनकी मदद करेंगे? मैं तो देखो शुरुआत से उनकी मदद करता हूँ। जब मैं उनकी मदद करने बाद जाता हूँ तो कुछ लोग बीच में खड़े हो जाते हैं, अरे भाई अपनी दुकान चला रहा है या ऐसा कर रहा है, फला फला। वाके मैं लोगों को एक ही चीज कहना चाहता हूँ, आप मेरे से नहीं कर रहे, कहीं और से करा लीजिए, क्लेम जरूर करिए। आप बायर को भी ये कहना चाहता हूँ, आप आइए और प्रॉपर्टी जरूर खरीदिए, क्योंकि इसकी जगह जेल है, अगर नहीं देगी, और जेल में भी रहते हुए इसको पैसा हम आपका प्रॉपर्टी बिकेगी। और पर्डी वाले सर जो बहुत मेहनत कर रहे हैं इस केस में, और लोगों को चाहते हैं, वो भी कहना चाहते हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस लेडी, शी इज द क्रिमिनल माइंडेड लेडी। एवरी डे कोर्ट वांट टू सी द कलर ऑफ द मनी, एवरी डे बोलते हैं। तो कोर्ट को भी चाहिए पैसा देखना, कोर्ट को भी गुमराह कर रही है। कितने दिन करेगी? कैसी हिम्मत है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने दो ना, कब तक खेलेगी? जाना जेल है, कौन सी जेल जाए, चाहे तिहाड़ जेल जाए या अर्थर रोड जेल जाए, या बहुत बड़ी बड़ी जेल है हमारे पास, और बड़े बड़े क्रिमिनल पड़े हैं। हमने मालिया के लिए, चौकसी के लिए अच्छे अच्छे बैरक बना दिए, इसके लिए भी एक बैरक बनवा देंगे कोर्ट से बात करके। जिस तरह से आरोपी तो आरोपी होता है, उसे थोड़ी वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे, जैसा वो सोचती है कि हैदराबाद में चले जाओ और वहां जनता दरबार लगाओ। नहीं, इसे अर्थर रोड जेल में रखवाएंगे, और यहाँ इससे दाल पानी का भाव का हिसाब लेंगे, क्योंकि लोगों का पैसा है। और ये मेरा फ्रस्ट्रेशन इसलिए कह रहा है क्योंकि 8 साल हो गए मैं भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, एसएफआईओ, ईडी, ईओडब्ल्यू। लोगों का पैसा चाहिए, भरोसा उठ जाता है लोगों का इतने लंबे समय। मैं कहता हूँ आप मत कीजिए, लेकिन अल्लाह पे तो भरोसा है ना, अल्लाह पे दुआ। न्यायालय तो है, तो मानते हैं कि यहाँ से इंसाफ मिलेगा, और इतने सालों में भी कुछ नहीं हो पा रहा। देखिए कैसा है ना कि लोग डरे हुए हैं, सच कहना चाहता हूँ, बेचारे परेशान हैं। बेचारों ने अपनी पूरी, किसी ने घर बेचा, किसी ने अपनी बच्ची की शादियों के पैसे दिए, बाद में मामला कोर्ट में गया। अब कोर्ट के तो तुरंत ही फटफट जो चीजें होगा, बहुत जल्दी होगा, सब्र कीजिए और भरोसा रखिए। कितने लोग तो शायद इस दुनिया से चले गए, मैं कह रहा हूँ ना, चले गए बहुत लोग। लेकिन अब कोर्ट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने होंगे, कोर्ट को इसे जेल भेजना होगा। ये बहुत क्रिमिनल माइंडेड लेडी है, ये ईडी को गुमराह कर रही है, ये यूडब्ल्यू को गुमराह कर रही है, एसएफआईओ को गुमराह कर रही है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को गुमराह कर रही है। झूठ बोलने की तो इसके बाद डिग्री है, ये झूठ पे झूठ बोलती है। डॉक्टर की भी डिग्री है, और कभी आलिमा कहती है, कभी डॉक्टर कहती है, कभी साइंटिस्ट कहने लगेगी, कभी क्या क्या कहने लगेगी अपने आप को। मैं इसे नाम देता हूं, शी इज अ बिगेस्ट लायर, बिगेस्ट क्रिमिनल, बिगेस्ट स्कैमर। चलिए
क्या मैसेज देंगे जो नए लोग जिनको कंप्लेन करनी है? मैं कैसे लोगों को सिर्फ contact यही आपसे कहना contact चाहूंगा करेंगे? कि आप अपना क्लेम फाइल कीजिए, और क्लेम फाइल करने के लिए आप जरूर है कि आप जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, जो आपको नहीं पता है अगर क्लेम कैसे नहीं करते हैं, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आप मेरे आईडी पे आके अपने कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस मेरा ले सकते हैं और आपका भी दे सकते हैं। और बेफिक्र रहिए, क्लेम जरूर कीजिए। कि और जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं उनको भी कहता हूँ आप आइए, आपको पूरी क्लियर टाइटल में प्रॉपर्टी मिलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि बिल्कुल लिटिगेशन में अगर जरा भी ढीलापन करेगी इसे जेल भिजवाएंगे, आपको आपकी प्रॉपर्टी दिलवाएंगे। ईडी का शुक्रिया, ईडी बहुत मेहनत कर रही है इसमें, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस बहुत मेहनत कर रहे हैं। बस यही है, सब्र कीजिए, वक्त की मार जब पड़ेगी तो अच्छा अच्छा गूंगा भी बोल पड़ता है। मैं आपको जरूर यह आश्वासन देता हूं कि मैं आपके लिए 2018 से लड़ रहा हूं, आज भी लड़ता रहूंगा, चाहे वो दिल्ली हो या मुंबई हो। आपके लिए, आपके हक का पैसे के लिए मैं लड़ते रहूंगा। तो ये आज का जो मामला था नोहेरा जो शेख है हीरा गोल्ड के मामले पर, तो 6 फरवरी को एक एफआईआर वापस से फिर से एक एफआईआर डोंगरी पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी 2 लोगों के खिलाफ, नोहेरा शेख और अख्तर मोदक। अमाउंट 21,25,000 का था। तो ये तमाम चीज़ें थी कि कैसे अभी तक क्या-क्या चीज़ें और कहाँ-कहाँ तक पहुँची। तो एडवोकेट शान इलाही इन तमाम चीज़ों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तमाम चीज़ों के बीच में कहीं न कहीं जो संविधान की बात हम करते हैं, न्यायपालिका की हम जब बात करते हैं, तो लोगों का एक बहुत बड़ा भरोसा बनता है। अब इस तमाम भरोसे को कायम रखने के लिए लोग अभी भी जो है आस की नज़र से सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं और उन जजेस को देख रहे हैं जो इस केस की सुनवाई कर रहे हैं। तो ऐसे में अब लोगों के भरोसे को जीतना और सही वक्त पे, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया है, तो वक्त पर लोगों को इंसाफ दिलाना ये बहुत ज़रूरी है। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर फिर से एक बार मैं अपडेट देने की कोशिश करूँगा। मैं आमिर खान, लुक्कड़ न्यूज़।